दोस्तों नमस्कार। हिंदुत्व का तमगा अगर बीजेपी से हटा दीजिए तो बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अगर बीजेपी मुसलमानों को भी टिकट देने लग जाए, यानी चुनाव मैदान में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मुस्लिम भी चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देने लग जाए, तो बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों में आपको कोई अंतर नजर आएगा नहीं। इस देश में मंदिर को लेकर राजनीति या हिंदू या हिंदुत्व की आस्था और उसके सांस्कृतिक विरासत को लेकर कोई राजनीति अगर ना हो तो फिर बीजेपी और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आपको अंतर नजर आएगा नहीं। और यह सवाल आज का नहीं है, यह जनसंघ के दौर में भी आरएसएस ने इस देश के भीतर में जो लकीर हिंदूवादी सोच के आश्रय खींचने की कोशिश की, राजनीतिक तौर पर उसका लाभालाभ तो नहीं कहें, लेकिन कड़ी दर कड़ी एक ऐसी परिस्थिति इस देश में बनती चली गई जहां पर यह मान लिया गया कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है और यह तमगा उसके हाथ से ना छिने, यह राजनीति बार बार जोर पकड़ने लग गई। यानी यह एक ऐसा महीन धागा है जिसकी जरूरत बीजेपी को हर संकट काल के दौर में पड़ती ही है। इससे हटकर वो राजनीति साध नहीं सकता है। यह अलग मसला है कि 2014 में जब कांग्रेस सत्ता में थी और उस वक्त बीजेपी जब चुनाव मैदान में उतर कर आई तो उसने ना राम मंदिर का जिक्र किया ना अयोध्या का जिक्र किया। उस दौर में चूंकि वोटरों के जहन में कांग्रेस को लेकर सवाल थे, तो उन सवालों को कहीं ज्यादा बल देते हुए बीजेपी ने अपनी राजनीति साधी और उसमें माहिर खिलाड़ी के तौर पर उस वक्त नरेंद्र मोदी के भाषणों को आप एक एक करके सुनते चले जाइए। वो चाहे करप्शन का मसला हो, चाहे ब्लैक मनी का मसला हो, चाहे इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कीमतों का मसला हो, चाहे डॉलर की कीमत बढ़ रही थी उसका भी जिक्र हो, चाहे इस देश के भीतर में नौकरियों का जिक्र हो, चाहे असमानता का जिक्र हो, चाहे मनरेगा के मजदूरों का जिक्र हो, चाहे किसानों को लेकर सवाल उठ रहे हों, इन तमाम सवालों को लेकर खूब भाषण दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भाषण दिए गए। उस दौर में मैनिफेस्टो तक से एक ही लाइन का जिक्र था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और वही एक लाइन 2019 में भी टिकी रही। इससे आगे बात कभी की नहीं गई, क्योंकि राजनीतिक तौर पर सत्ता में अगर आना है तो इस देश के तमाम वोटरों को आपको लुभाना होगा। लेकिन संकट काल में सिर्फ एक हिंदूवादी पार्टी हिंदुओं की संस्कृति, उनकी आस्था, उनके सवाल और उन सवालों से जोड़कर राजनीति को करना और मूल मुद्दों को भूल जाना, यह संकट काल की बड़ी जरूरत होती है। और शायद यही वो वजह है जो 2024 के चुनाव में रेंगने लगी है, क्योंकि इस देश के मूल मुद्दे गायब हो चले हैं। और राजनीतिक तौर पर जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, उसमें कोई भी सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के भाषण सावन को याद करते हुए कैसे मटन और मछली की दिशा में बढ़ चुके हैं। जो मटन और मछली का जिक्र है वह आस्था से कैसे जोड़ा गया और उसके जरिए सावन और नवरात्र को याद भी कर लिया गया। तो क्या राजनीतिक तौर पर एक बार फिर बड़ी जरूरत बीजेपी को उसी हिंदुत्व, उसी आस्था, उसी धर्म और उसी राजनीति की पड़ चुकी है? उस आश्रय क्या इस देश के भीतर में दूसरे नेता इन मुद्दों से हटकर अगर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई या लोगों से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे आस्था और भावनात्मक तौर पर कैसे दबाए जा सकते हैं, यह सवाल है। दरअसल राजनीति का परसेप्शन चुनाव के वक्त में भाषणों से खूब बनता है, लेकिन उस दौर में इंटरव्यू से भी बनता है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने 4 इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू तो अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यूज वीक को दिया गया, 90 मिनट की बैठक बातचीत हुई, लेकिन उसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं थी। यानी कोई सवाल आपने किया, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया, तो उस जवाब को काटते हुए आप कोई फैक्ट नहीं रखेंगे। और कमोवेश यही स्थिति इस देश के भीतर, चाहे वो आज दिए गए हिंदुस्तान ग्रुप को इंटरव्यू हो, या इससे पहले अमर उजाला को हो, या फिर उससे पहले अगर ध्यान दीजिए तो असम ट्रिब्यून को भी एक इंटरव्यू दिया गया। यानी इन 4 इंटरव्यू के भीतर जो जो बातें कही गई, उन बातों का जिक्र भाषणों में क्यों संभव नहीं है? इस देश के वोटरों के जहन में भावनात्मक तौर पर कौन से मुद्दे उठने हैं और लोगों से जुड़े हुए सवाल कैसे गायब
हो जाने चाहिए, इस दिशा में ये राजनीति एक झटके में कैसे बन गई और बनते बनते उस नैरेटिव को उसने बनाने की कोशिश शुरू की कि दरअसल इस देश के जो जमीनी मुद्दे हैं वो गायब हो जाए। हमें लगता है कि आज एक एक पन्नों को खोला जाए जिससे आप समझ पाएंगे कि नैरेटिव कैसे बनता है, प्रधानमंत्री जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो क्या कहते हैं, जो भाषण देते हैं उसमें उन्हें सावन याद क्यों आ रहा है, जिक्र मटन और मछली का क्यों हो रहा है और राजनीतिक तौर पर यह धारा किस दिशा में ले जाएगी। इन परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के इस हिस्से को सुनना चाहिए। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। यूं तो प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनकर कोई भी कह सकता है क्या देश के सामने दूसरा कोई मुद्दा है नहीं, या कोई भी सोच सकता है कि प्रधानमंत्री की पकड़ वाकई इस देश के लोगों की भावनाओं तक है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, इसी दौर में जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं उसमें सरकार की उपलब्धियों का पूरा खांचा जिस रूप में रखा जा रहा है वह सुनिएगा आप तो आप भी अंदर से हिल जाइएगा। इंटरव्यू जो अलग अलग अखबार और पत्रिकाओं को दिए जा रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें बताया जाता है कि इस देश के भीतर में जितना काम मोदी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अब हम जो आपको बताएंगे, जो सरकार ने कहा उसको सुनकर आप कहिएगा इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भाषण में क्यों नहीं करते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया 4 करोड़ लोगों को घर दिया जा चुका है, 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया, 11 करोड़ लोगों को साफ पानी दिया गया, 11 करोड़ घरों में टॉयलेट बना दिया गया, 50 करोड़ लोगों को फ्री में हेल्थ सर्विस इस देश में मिल रही है, 18,000 गांव में बिजली पहुंच गई। इस देश में सिर्फ 91,000 किलोमीटर सड़क 2014 में थी, जो आज की तारीख में 1,46,000 किलोमीटर बड़ी हो चली है। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पावर लग गया है। एक वक्त में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे जब सत्ता में नहीं थे, आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट इस देश में है। इस देश के 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। और इन परिस्थिति में जब सवाल इस देश के लोकतंत्र को लेकर पूछा गया तो सरकार का जवाब बहुत साफ था। जिस देश में 2019 में 60 करोड़ लोगों ने वोट डाले और 2024 में लगभग 97 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं, 1.5 लाख से ज्यादा मीडिया पब्लिकेशन और हजारों की तादाद में इस देश के भीतर अलग अलग चैनल और उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा न्यूज चैनल जब काम कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी है नहीं है, यह सवाल क्या मायने रखता है। और जवाब एक ही है, दरअसल भारत के भीतर कुछ लोग और पश्चिम के हिस्से में बहुत सारे लोग भारत के लोगों से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर है यह तथ्यों का पूरा समुंदर है, लेकिन इन बातों का जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा है। और इन बातों का जिक्र अगर कोई नहीं कर रहा है तो इस देश के भीतर की परिस्थितियां क्या है। उन परिस्थितियों के भीतर ऐसे इंटरव्यू का मतलब क्या सिर्फ अखबार के पन्ने भरने होते हैं, या मैगजीन में छापना होता है, या उस मीडिया हाउस को खुश करना होता है कि सत्ता का उसने इंटरव्यू ले लिया, और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का। और होते होते बात यहां तक आ गई कि पहले सवाल भेजे जाते थे कि जवाब आ जाएं, कहीं अब ऐसा तो नहीं हो गया कि जवाब पहले भेज दिए गए, उसके ऊपर आप सवालों को फिट कर लीजिए। इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में जब मटन और मछली का हो रहा और उसमें तस्वीर मछली को लेकर नवरात्र के मौके को लेकर जब तेजस्वी यादव की आई तो यह सवाल उनसे भी पूछा गया, जनाब ये माजरा क्या है। उन्होंने कहा इस माजरे का मतलब आप समझना चाहते हैं तो समझिए इस देश के मुद्दे क्या हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं।
हुआ? हमारे बिहार की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। और कुछ मीडिया चैनल हैं सच्चाई नहीं बताएंगे। 10 साल से है ना प्रधानमंत्री। 14 में क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिया पूछे आप? 15 लाख खाते में आ रहा था, पूछे आप? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ? कौन सी ऐसी योजना है जिससे जो है ये बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार का विकास करेंगे? सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, इन तमाम या राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पर प्रवासी मजदूरों का दर्द कोविड काल के बाद जिस तरीके से उभर कर आया, उसमें करोड़ों की तादाद में इस देश के मजदूरों का क्या हाल है, ये बार बार जिक्र इस देश के भीतर होने लगा। इसी देश के भीतर यह भी सवाल उठा, जितनी बड़ी तादाद में स्टार्टअप खड़े हुए, जितनी तरीके से एमएसएमई शुरू हुआ, वो सब कुछ ढहते हुए इस दौर में क्यों दिखाई दे रहे हैं? बड़ी तादाद में खास तौर से व्यापारी तबका, जो कि बीजेपी का वोट बैंक था, उसके भीतर जीएसटी को लेकर क्यों सवाल है? और नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों में इस देश का असंगठित क्षेत्र पूरे तरीके से धराशायी कैसे हो गया? और स्थितियां बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने काम खोजना ही बंद कर दिया। इस देश के 83% युवाओं के पास काम नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको लेकर सवाल सरकार से कौन पूछे, लेकिन जनता के भीतर तो ये सवाल होंगे। और शायद यही वजह है कि जब आप आस्था और धर्म का सवाल और राजनीतिक तौर पर उसकी लकीर खींचना शुरू करते हैं तो फिर वह रुकता नहीं है। और यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, वह भी इस दिशा में ही इस दौर में भाषण दे रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो समूची बिसात बिछाते बिछाते जान गए ये दौर कहीं संकट काल का तो नहीं है। अमृत काल के लुभावने सपने तो दिखा दिए और आंकड़ों के लिहाज से हर क्षेत्र में इस देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभालाभ भी दे दिया। लेकिन बावजूद इसके आखिर भरोसा क्यों नहीं जाग रहा है कि हम जीत जाएंगे तो अपनी उपलब्धियों का बखान करें? बीते 10 बरस में हमने क्या कुछ कर दिया और उस कमाल को इससे पहले कोई नहीं कर पाया, यह बता दें। उसका भी सच क्या हो सकता है इंटरव्यू के जरिए, लेकिन हमने जिक्र चूंकि इस दौर में देश के गृह मंत्री का कहा है और किया है, तो फिर उनकी बातें भी उसी दिशा में कैसे चली गई जहां पर वही हिंदुत्व, वही आस्था, वही राम मंदिर फिर से खोजा जा रहा है जो कि निर्माण हो चुका है। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम, केदार धाम पुनर्जीवित हुए और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। दरअसल ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि आखिर क्यों बीजेपी की जरूरत संकट के वक्त हिंदुत्व की लकीर को खींचने की हो ही जाती है। राजनीतिक तौर पर अपनी उपलब्धियों का बखान वो क्यों नहीं कर पाते हैं? और इस दौर में खास तौर से राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, ध्यान दीजिए तो इनके भाषणों में जिक्र इस देश की मुफलिसी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं बातों का होता है। और इन सब से हटकर सबसे बड़ी बात इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट लूट हुई उसका जिक्र होता है। तो इन बातों का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? चुनाव के वक्त बहुत आसान होता है, आप ऐसे रास्ते को पकड़ लीजिए जिसमें आपको जवाब देने की जरूरत पड़े ही नहीं। और वो रास्ता
धर्म का होता है और उसके साथ ही लोगों की जुड़ी आस्थाओं को अगर आप जगा दीजिए तो फिर वो मुद्दे मायने रखते ही नहीं हैं जो आप भाषण में कहते हैं और जिन बातों का जिक्र आप इंटरव्यू में कहते हैं। इंटरव्यू में उनसे सवाल जब पूछा जाता है प्रधानमंत्री से कि दरअसल आपकी खासियत क्या है, आप लगातार मोदी गारंटी का जिक्र करते हैं, तो उनका कहना है हमारा वादों को लेकर टिके रहना और वादों को पूरा करना ऐसा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं है। जाहिर है यहां पर कोई भी संपादक उनसे कुछ सवाल पूछेगा कि आपने गारंटी तो दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की हर बरस, क्या वो पूरी हो पाई? कोई भी पूछेगा 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? कोई भी पूछेगा कि आप आदर्श गांव बनाना चाहते थे, वो बन गए क्या? कोई भी पूछेगा ब्लैक मनी क्या वाकई वापस आ गई, या स्विस बैंक में जो भारतीयों का जमा खाता था उसमें बढ़ोतरी तो नहीं हुई, वह भी बढ़ चुकी है। कोई भी पूछेगा उस 15 लाख का जिक्र भी करेगा। यानी एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में जहां पर यह सवाल बड़ा है कि आखिर आप काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते हैं, और इस दौर में कोई मीडिया हाउस काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं करता है। तो ऐसे में भाषण आपके आस्था और भावनाओं से जुड़ने चाहिए, और जिन बातों का जिक्र है उसमें हो सकता है पहले से ही जवाब हो और संपादक उसमें बैठकर क्वेश्चन लिख रहे हो कि इस क्वेश्चन को ऊपर फिट कर दीजिए। क्योंकि यह भी अजीबोगरीब है, आज ही इंटरव्यू छपा प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान में, उसमें एक सवाल पूछा गया, इस दौर में ऐसा लग रहा है कि वोटरों में एक तरह की उदासीनता है। अब सोचिए इसका जवाब क्या होगा। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, दरअसल विपक्ष मान चुका है कि वह हार गया है, और इस दौर में जब हम तीसरी बार 400 पार के हिस्से से जीत रहे हैं और विपक्ष में कोई उत्साह नहीं है, तो शायद इसलिए आपको लग सकता है, लेकिन वोटरों में बहुत उत्साह है, यह हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो बातें कही गई वो पूरे की पूरी जिन बातों का जिक्र किया उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र था। अब आप ध्यान दीजिए, जो नारों की शक्ल में प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते हैं उसमें जैसे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। कोई भी पूछ सकता है लिंचिंग आपको याद है, कोई भी पूछ सकता है कि मुस्लिमों को आप टिकट क्यों नहीं देते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि कौन कहता है कि हमें मुस्लिम वोटर की जरूरत नहीं, आप ही की पार्टी में से किसने कहा। और जब संविधान के भीतर सबको बराबर अधिकार का जिक्र है तो इन बातों का जिक्र के लिए सबका साथ सबका विकास सिर्फ आप नारा दे के कहीं फिसल तो नहीं जाते हैं। इसीलिए आपको दोबारा लौट के आके कहना पड़ता है कि देखिए नवरात्र के मौके पर क्या हुआ। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, कभी आपने ध्यान दिया 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अगले 2 वर्षों में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन इस दौर में कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ और इस देश के भीतर लोगों की अपनी इकोनॉमी क्यों डगमगा गई है? दुनिया के बाजार में भारत को रेड लाइट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्यों दिखा रहा है कि आप कर्ज में इतना डूबे हुए हैं कि ऐसे में आपका कर्ज आपकी जीडीपी के बराबर हो जाएगा? इस देश के भीतर की जो असमानता है, जो कर्ज की परिस्थिति है, जो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति है, इस देश में जो किसानों की स्थिति थी, किसानों के आंदोलन को लेकर किसानों के भीतर लागत चाहने के जो सवाल थे, जो कॉरपोरेट को किसानी में घुसाने की जो सोच थी, और इन सब के बीच जो 25 करोड़ लोगों को आप बीपीएल से बाहर निकालने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर उनको घर पर भी बैठा रहे हैं, इन तमाम मानसिकता के बीच में क्या कोई सवाल होता है? दरअसल मुश्किल बात यही है कि इस दौर में संयोग से इस देश के लोगों के भीतर
अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो सवाल रेंग रहे हैं, उसमें ऐसा कौन सा बड़ा सवाल है जो एक बड़े नैरेटिव के तौर पर उभर आए और लोगों की आस्था और धर्म से प्रभावित हो जाए? क्या उसकी खोज लगातार हो रही है? क्योंकि 2019 में तो सेना का सहारा लिया गया, बालाकोट की परिस्थिति थी, लेकिन 2024 में ध्यान दीजिए लद्दाख का जिक्र कहीं नहीं होगा, ध्यान दीजिए मणिपुर का जिक्र कहीं नहीं होगा, संपादक भी सवाल नहीं करेगा, वह भी जवाब नहीं देंगे। इन दोनों स्थितियों का जिक्र भाषणों में नहीं होगा। इस देश के भीतर में जो खास तौर से बड़ा सवाल जो अडानी कांड के बाद कॉरपोरेट की यारी को लेकर निकल के आया और उसके साथ जो लाखों करोड़ की परिस्थिति इस देश में निजीकरण और मोनेटाइजेशन के साथ साथ कॉरपोरेट को डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो कुछ दिया गया, अगर उसका पूरा खाका भी निकाल कर बताया जाए तो इन सवालों का जवाब क्या किसी अखबार के संपादक को पूछना नहीं चाहिए? लेकिन वो नहीं पूछता है, क्योंकि सामने पूरी फहरिस्त तैयार है जो इसको बताने को तैयार है कि देखिए हमारी ये उपलब्धियां हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल इस दौर का यही हो चला है, क्या वाकई एक ऐसा नैरेटिव इस देश में लोगों के भीतर बनने लगा है जो नैरेटिव बता रहा है कि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बीते 10 बरस की बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और जनता ने ही एक ऐसा दबाव बनाया कि विपक्ष को बार बार इस देश की महंगाई बेरोजगारी का जिक्र करना पड़ रहा है। एक ऐसे हालात इस देश के भीतर बन रहे हैं जहां पर जनता के द्वारा उठाए गए सवाल राजनीतिक तौर पर इतने बड़े लगने लगे हैं कि सत्ता और सरकार उन मुद्दों से हटते हुए ऐसी मुद्दों की दिशा में बढ़ना चाह रही है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ जाएं, उनके इमोशंस को प्रभावित करें, उनकी आस्था और उनके सांस्कृतिक विरासत को कहीं टटोलने लगे। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जो इस राजनीति को साध नहीं रही है, बल्कि इस देश में एक झटके में यह भी सवाल खड़ा कर रही है कि हम तो विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। फिर ये परंपराएं और परिस्थितियां देश के प्रधानमंत्री के आश्रय क्यों जागृत की जा रही है, जहां पर विकसित राष्ट्र होने के जो पैमाना है उस पैमाने को छोड़कर हम किसी दूसरे पैमाने की दिशा में बढ़ गए? ये दरअसल राजनीतिक तौर पर एक नैरेटिव की हार है। उस नैरेटिव की हार है जो किसी भी सत्ता को 10 बरस चलाने के बाद बताने की स्थिति में आ ना पाए कि दरअसल बीते 10 बरस में किया गया इस देश के भीतर, और एक आम शख्स किस तरीके से सरकार के साथ खड़ा है अगर सरकार उसके साथ खड़ी थी तो। लेकिन एक आखिरी सवाल, ध्यान दीजिए, इस दौर में जो भाषण हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है, उसमें आपको कभी नहीं लगेगा सरकार जनता के साथ खड़ी है या जनता के लिए खड़ी है। परिस्थिति आपको ऐसे लगेगी कि जनता ही सरकार के लिए खड़ी हो जाए और राजनीतिक तौर पर जनता ये मान ले कि दरअसल इससे बेहतर कुछ नहीं होता है, तो वो अपनी सारी मशक्कत इस मौजूदा सरकार को टिकाने में सब कुछ झोंक दे। ऐसे नैरेटिव को बनाने की कोशिश देश के भीतर पहली बार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।